हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई एसएसटी का चैप्टर 4, जियोग्राफी का चैप्टर 4, कृषि एग्रीकल्चर। तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवधारणा मानचित्र, जो कि होता है कॉन्सेप्ट मैप कृषि का। कृषि जो होता है वो फसलों, फलों, फूलों व सब्जियों का उत्पादन कृषि कहलाता है। और पशुपालन व पशु उत्पादनों का उपयोग भी कृषि में शामिल है। फिर हम देखेंगे कृषि प्रक्रिया। कृषि प्रक्रिया में आता है जुताई, जो खेत को जोतना, मिट्टी को भुरभुरा करना, लूज करना। फिर है हमारा बुआई, जिसमें हम बीज बोते हैं, बीज बोना। निराई, खरपतवार निकालना, जो भी फालतू की चीजें मिट्टी में, वो सब निकालना। फिर है हमारा सिंचाई, पानी डालना। खाद खाद या उर्वरक डालना, खाद और उर्वरक डालते हैं अच्छी फसल के लिए। कीटनाशक, कीड़े जो हमारी फसलों को खा जाते हैं, तो कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कना। फिर हमारा कटाई, फसल पकने पर काटना, फसल कट की कटाई। फिर दलाई या फिर गहराई, बालियों में से बीज अलग करना, जो कि आजकल मशीनों के द्वारा किया जाता है, दलाई और गहराई। फिर हमारा कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली दो तरह की होती है, निर्वाह कृषि प्रणाली और वाणिज्यिक कृषि प्रणाली। निर्वाह कृषि में के भी दो प्रकार है, प्रारंभिक कृषि और गहन कृषि। और वो जो वाणिज्यिक कृषि है उसकी भी दो प्रकार है, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। निर्वाह कृषि जो है वो जीवन यापन के लिए किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है जाए, और वाणिज्यिक का अर्थ ही होता है व्यापार। फिर हमारा कृषि ऋतु है। कृषि ऋतु में तीन होते हैं, खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु। तो हम कुछ महत्वपूर्ण जानने योग्य तथा महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे। भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। हमारा देश भारत जो है वो सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि जो है उसमें एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। फिर भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। भारत में जो है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला और इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, दलहन, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है। भारत जो है उसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, दलहन जिसे कहते हैं चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन जिसे तेल निकाला जा सकता है, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है। रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी फसलें हैं। रबी फसलें जो होती है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। और खरीफ रबी फसल के उदाहरण है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ फसलें जो होती हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के टाइम उगाई जाती है, यानी कि जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। फिर खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि हैं। खरीफ ऋतु जो है उसकी मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट और मूंगफली, सोयाबीन है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत में सबसे ज्यादा लोग चावल ही खाते हैं और भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और उसके बाद यानी कि सेकंड नंबर पे हमारा देश भारत आता है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी ये तीन तरह के मोटे अनाज हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। भारत का जो विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब ऊपर का स्थान है। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। भूमि को जो जोतते हैं, बोते हैं और उसमें फसल उगाते हैं और पशुओं को पालते हैं, उसी की जो कला होती है उसको कृषि कहते हैं। फिर हमारा निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए
उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि हमने पीछे देखा था कि ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान जो है अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ही उत्पादन करता है और इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा कर्तन दहन प्रणाली, कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरता शक्ति कम होती है तो तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर नया खेत बना लिया जाता है। तो ये कर्तन दहन प्रणाली है, ये झूम खेती की तरह ही है, जो कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसान जो है एक छोटे से जमीन के टुकड़े को साफ कर लेते हैं और उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उसको या तो काट के जला देते हैं या काट के ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर अनाज व अन्य और उसमें अनाज या फिर खाने की अन्य फसलें उगाते हैं। और जब मृदा की उर्वरता कम होने लगती है तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और किसी और जगह जाते हैं वही खेती करने, दोबारा से फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर नया स्थान और नया खेत बना लिया जाता है। फिर है हमारा गहन कृषि। गहन कृषि इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश, आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि जो होता है इस पद्धति में अधिक उत्पादन, हमने पढ़ा था कि ये वाणिज्य कृषि है। गहन कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। तो इस पद्धति में उत्पादन के उद्देश्य अधिक होंगे क्योंकि हमें व्यापार करना है, तो उसमें पूंजी निवेश, आधुनिक उपकरण, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग भी बढ़ चढ़कर किया जाता है ताकि अधिक उत्पादन हो और हमें फायदा हो। फिर हमारा रोपण कृषि, ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में मतलब बड़े से क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है, जिसमें अत्यंत पूंजी विनिवेश व श्रम का उपयोग होता है। रोपण कृषि एक ऐसा वाणिज्यिक कृषि है जिसमें एक बड़े से क्षेत्र में विस्तृत मतलब बड़े से क्षेत्र में एक ही फसल बोई जाती है, जैसे चाय इसी का उदाहरण है, जिसमें अत्यधिक पूंजी और निवेश और श्रम का प्रयोग भी होता है। उसको उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं, उसको सुखाते हैं, बहुत प्रोसेस है। फिर हमारा सस्यावर्तन भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल कर बोना सस्यावर्तन कहलाता है। भूमि की उत्पादन क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए किसी टुकड़े पर फसलें बदल कर उगाई जाती है, जैसे सस्यावर्तन। जैसे इस साल हमने चावल उगाया और फिर अगले साल हमने गेहूं उगा दिया, फिर अगले साल कुछ और उगा दिया, अगले साल कुछ और उगा दिया, तो फसल बदल कर बोना हमारा सस्यावर्तन कहलाता है। फिर हमारा चकबंदी, बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना चकबंदी कहलाता है। बिखरी हुई कृषि जो होती है, जोतों मतलब कि खेत को जब बहुत से भागों में बांट दिया जाता है तो उसको जोतों कहा जाता है। तो जोतों की चकबंदी की गई थी। बिखरी हुई कृषि के खेतों के भाग को खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से, ताकि ज्यादा लाभ प्राप्त हो और बड़े से क्षेत्र में फसलें उगाई जा सके। फिर हमारा हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों में विशेषकर गेहूं के उत्पादन क्रांतिकारी वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति जो है वो 1990 के दशक में किया गया था। कृषि जो क्षेत्र में उसमें अधिक जो ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया है जो अधिक उपज दे, जिसकी पैदावार अधिक हो। आधुनिक तकनीकी नए तरीकों का प्रयोग किया गया, खाद और उर्वरकों का अच्छे से प्रयोग किया गया और ऐसा करने से जो गेहूं की फसलें हैं विशेषकर उसमें उसके उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। फिर है श्वेत क्रांति दूध के जो उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके श्वेत क्रांति कहलाता है। दूध का जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, पशुओं की बहुत सी नस्लें होती हैं, देसी गाय होती है, जर्सी गाय होती है, तो वैसे ही नस्लों को सुधारना आधुनिक तरीकों का प्रयोग करके दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए ही श्वेत क्रांति कहलाता है। फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए, डैश एक रेशेदार फसल है। तो डैश, इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, देखते हैं हम आंसर क्या है हमारा। कहाँ गए भैया हम? पटसन, कपास, सन, प्राकृतिक रेशम। ये जो है पटसन भी एक रेशेदार फसल है, कपास भी रेशेदार फसल है, सन प्राकृतिक रेशम यानी कि जूट,
तो इन सब में से हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, ये सब हालांकि रेशेदार फसल ही है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्न का सही मिलान कीजिए। चाय भारत में प्रमुख उत्पादन देश, चाय हमने पढ़ा है कि असम में उगाया जाता है, मैं अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश, रबर जो है केरल, और गन्ना जो है हरियाणा। तो आ जाइए देखते हैं, आंसर भी मैच कर लिया जाए। चाय असम, गेहूं हरियाणा, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। अरे नहीं, गलत हो गया। चाय का उत्पादन जो है असम में वो किया जाता है, गेहूं का उत्पादन हरियाणा में किया जाता है, और रबर का प्रमुख उत्पादन केरल में किया जाता है, और गन्ना का किया जाता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना और गेहूं में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य को भौगोलिक तथ्यों के आधार पर सही करके लिखिए। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में तीसरा स्थान है। नहीं जी, हमने पढ़ा भारत का विश्व में जो है दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो हम लिख देंगे, इसको सही करके ऐसे लिख देंगे, भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में तीसरे की जगह प्रथम स्थान है, प्रथम। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में खरीफ ऋतु की मुख्य फसल है। गेहूं जो है वो हमारी रबी ऋतु की है, चावल भी रबी ऋतु की है, चना भी रबी ऋतु का है। तो गेहूं ही है हमारा खरीफ ऋतु की फसल। ओ सॉरी, अरे इतनी गलतियां हो रही आज। चावल है भाई, सॉरी दोस्तों, गेहूं चावल है, खरीफ ऋतु की फसल चावल। चावल कितना बड़ा टिक लगा दिया मैंने, ये नहीं है। तो गेहूं जो है जहाँ चावल की खेती की जाती है खरीफ ऋतु में, सही है। फिर है हमारा, वाक्यों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। उड़द एक तिलहन फसल है। उड़द एक तिलहन फसल है। असत्य, उड़द एक तिलहन फसल नहीं है, वो एक दालहन फसल है। दाल, उड़द की दाल होती है ना, दलहन फसल है। इसका आंसर मैं खुद करके देखता हूँ, क्या पता आ जाए। श्वेत क्रांति का संबंध फसलों की उत्पादन वृद्धि से है। जी नहीं, हमने पढ़ा कि श्वेत क्रांति का फसल जो है वो दूध की उत्पादन में वृद्धि के लिए है, तो ये है फॉल्स। फिर हमारा, गेहूं को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये भी फॉल्स है। गेहूं को सुनहरा रेशा नहीं कहा जाता, सारे फॉल्स ही गए हैं क्या। ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज भी कहलाते हैं, ये सही है। ज्वार बाजरा और रागी जो है वो मोटे अनाज कहलाते हैं, तो ये है ट्रू। फिर हमारा, वियतनाम में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को रे कहते हैं, तो ये हमारा सही है। तभी भी हम आंसर देख लेते हैं। कर्तन दहन प्रणाली है, उसकी जो अलग अलग जगह है उन पे अलग अलग नाम है, तो वो हमें एक बार याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पेपर में आ जाता है। ऐसे ही ट्रू फॉल्स में दे देंगे, वन वर्ड आंसर दे देंगे, वन वर्ड आंसर मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। वियतनाम में कर्तन दहन प्रणाली को रे कहते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। सत्य, सत्य है, ये भी सत्य है हमारा। बाकी ऊपर के सत्य थे, ये 2 ट्रू बाकी फॉल्स। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल, फलीदार फसल तिल होगा शायद, यार कंफ्यूजन। दालें, यस दालें हैं। फलीदार फसल में हमारी दालें आती हैं, ठीक है। फलीदार फसल दालें, ये जो हम जिसे हम पढ़ रहे हैं वो हमारी सपोर्टिंग मटेरियल है 2020-21 की, मैंने डाउनलोड कर ली थी एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। तो इसी से मैं रिवीजन करके आप सभी को वीडियो डालता हूं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, कि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और आप सीधा हमारी वीडियो देखें और हमारी तरह इंटेलिजेंट बने। तो आ जाइए, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 4 खरीफ और 4 रबी फसलों के नाम बताइए। हमने पढ़ा था, तभी भी पढ़ने के बाद भी गलतियां हो जाती है। तो आ जाइए देखते हैं। रबी फसलें गेहूं चना जौ मटर सरसों आदि।
खरीफ फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। रबी फसल जो होती है उसमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि आते हैं। और खरीफ फसल होती है उसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि आते हैं। फिर से हमारा 8th क्वेश्चन है, यही कहीं होगा 8th क्वेश्चन। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि हमने विशेषताएं पढ़ी थी। इसकी विशेषता ये होती है कि ये बड़े से क्षेत्र पे उगाई जाती है और एक ही फसल बोई जाती है, और जो इसमें श्रम और पूंजी की लागत अधिक होती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, वही बात है, बड़ी से क्षेत्र में अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। सही है हमारा आंसर। फिर हमारा 9th क्वेश्चन है दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण दीजिए। दलहन मतलब दाल वाली फसलें, और तिलहन मतलब जिसे पेड़ के तेल पिड़ा के तेल निकाला जा सकता है। तो दलहन में आता है हमारा दालें, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उसके बाद उड़द। फिर हमारा तिलहन फसलें आती है, उसमें तिलहन में मूंगफली, उसके बाद सरसों, सोयाबीन और तिल। तिल का भी तेल होता है तिलहन, नाम से ही समझ सकते हैं। तो दलहन में अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि, और तिलहन में मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। तो आ जाइए हमारा 10वां क्वेश्चन है रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है। ये हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा था। रेशम उत्पादन के लिए जो एक कीड़ा होता है जो मलबरी पेड़ पर रहता है और कोकून बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब कि इस कृषि के इस प्रकार को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। आ जाइए आंसर एक बार कंफर्म किया जाए। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, हाँ। आ जाइए अब हमारा अगला 11th क्वेश्चन है कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। एक बात तो भाई अपना दिमाग में डाल लीजिए कि कर्तन दहन प्रणाली, स्थानांतरीय कृषि, उसके बाद झूम खेती, ये तीनों एक ही है। इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। तो आज ये हम देखेंगे, सबका नाम देखेंगे, किस कहाँ कौन सी जगह पे इसे क्या कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका जो है वहां पे इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में झूम खेती को रोका के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। और मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा 12th क्वेश्चन जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। भूमि के छोटे टुकड़े पर परंपरागत रूप से कृषि करना जीविका निर्वाह कृषि कहलाता है। प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर है। हमने पढ़ा था कि जो जीविका निर्वाह कृषि होती है वो किसान अपने परिवार के जीवन यापन या मतलब भरण पोषण के लिए करता है। तो इसमें छोटे से टुकड़े पर परंपरागत मतलब पुराने तरीकों से का प्रयोग करके कृषि किया जाता है। और जो ये जो कृषि होती है वो मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता होती है, फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर होती है। इसमें कोई भी खाद उर्वरक इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता, ये मृदा की उर्वरता पर निर्भर होता है। फिर हमारा 13 क्वेश्चन गहन कृषि के 2 गुण लिखिए। गहन कृषि हमने पढ़ा था, ये देखते हैं। गहन कृषि के 2 गुण। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है गहन कृषि में। उसके बाद भूखंडों का आकार छोटा होने पर कई फसलें उगाई जाती है। अधिक उत्पादन के लिए गहन कृषि जो होती है ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इसमें ये कृषि व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में उर्वरकों को खादों का प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा। अगर भूखंड का आकार छोटा है, छोटा खेत है, तो उसमें अलग अलग फसल की कई फसलें उगाई जाएगी। फिर हमारा 14th क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है उसको हम हिंदी में श्वेत क्रांति पढ़ते हैं। तो वो जो है दूध उत्पादन वृद्धि के लिए संबंधित है। श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड। अब हमारा 15th क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कृषि जैविक कृषि क्या है। ऑर्गेनिक कृषि और जैविक कृषि क्या है।
प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। प्राकृतिक तरीके से कृषि करना मतलब कि उसमें कोई उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना, इसी ऐसी कृषि को कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि। भैया बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ। कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि मतलब कि जो प्राकृतिक तरीकों से कृषि की जाती है उसको कहते हैं हम जिसमें उर्वरकों कीटनाशकों वगैरह वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता, कार्बनिक कृषि कहलाती है। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि तीनों एक ही चीज है। फिर हमारा 16th क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा भैया बहुत, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ये बहुत सी फसलों का कहा जाता है। इसमें हम जूट या फिर पटसन आंसर दे सकते हैं, जूट या पटसन। सुनहरा रेशा, जूट या पटसन। तो आ जाइए, इसी के साथ हमने 1 मार्क वाले आंसर को खत्म कर दिया है। अरे नहीं, एक और है, भारत के मानचित्र पर चावल उत्पादक क्षेत्रों को पहचानिए। तो इसमें जो चावल उत्पादक क्षेत्रों को पहचानिए, 1 मिनट। इसमें जो चावल उत्पादक राज्य है उसमें ऐसी लाइन दे देंगे हम, और जो गौन क्षेत्र है जिसमें बहुत कम होता है तो इसमें ऐसी दे देंगे। चावल उत्पादक राज्य, तुम अच्छा ऐसा ऐसा लाइन देना है का, ये ऐसे देश मतलब ये आप देख सकते हैं, इन जगहों पे चावल की उत्पादन बहुत होती है क्योंकि यहाँ पानी का मात्रा अधिक होती है। अब वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि चावल की कृषि के लिए कितना पानी आवश्यक है। जहाँ जहाँ मैं भरे जा रहा हूँ ना वही चावल का उत्पादन अधिक होता है। आप भी देख सकते हैं। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ चावल का उत्पादन होता है। इधर भी होता है असम मौसम के इलाके में, मतलब जहाँ ज्यादा पानी होगा वहाँ चावल का उत्पादन किया जा सकता है। अब इसी के साथ हम आ चुके हैं लघु दीर्घ प्रश्न वाले अंकों वाले प्रश्न में, जिसमें या तो 3 नंबर के आते हैं या 5 नंबर के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का क्या महत्व है, आ जाइए देखते हैं। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जो भारत की जो जनसंख्या है 2/3 मतलब कि 130-135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 2/3 मतलब कि लगभग 66% लोग जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। और कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गन्ना कराता है कृषि, चीनी उद्योग के लिए, कपास कराता है, सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए और सब। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं ये पुराने समय से किया जा रहा है। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पिछले कुछ शताब्दी जो होती है, शताब्दी मतलब 10 वर्ष, शताब्दी शायद 100 वर्ष, सेंचुरी, हाँ शताब्दी मतलब 100 वर्ष। पिछले कुछ शतकों में 100 वर्षों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। मैंने उदाहरण के तौर पे भी समझाया। भारत की प्राचीन आर्थिक क्रिया कृषि ही है। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखें। संस्थागत सुधार, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों को लिखिए। तो आ जाइए, आज तो हम ये पूरा 4 चैप्टर खत्म कर देंगे। फसलों को बीमा सुविधा देकर सहकारी बैंकों का विकास पर किसानों को ऋण सुविधा कराना, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना, कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित करना। ये हम पढ़ रहे हैं कि सरकार ने, जो भारत सरकार है, उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या
काम किया है, किसानों के लिए क्या फायदे वाला काम किया है। तो सबसे पहला फसलों की बीमा सुविधा दी है उस सरकार ने। सहकारी बैंक जो होते हैं उनका विकास करके जो गांव-गांव है वहां तक पहुंचाया गया है। अभी भी कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहीं पहुंच पाया है, तो सहकारी बैंकों का विकास किया है किसानों के लिए। फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर दिया है कि इस अगर आप ये फसल खरीद रहे हैं तो इतने रुपए से कम में आप नहीं खरीद सकते, मतलब कि मूल्य समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित टेलीविजन पर दिखाया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन इन सब संचार के साधनों से किया गया है। कृषि संबंधी नवीनिक तकनीक जो होते हैं औजार, उर्वरक आदि संबंधित कार्यक्रम रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित करना वही बात है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। कि भारत में जो खाद्य उत्पादन है उसका वो कम कैसे हो रहे हैं, उनमें घटौती कैसे हो रही है। तो आ जाइए देखते हैं। गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कृषि मतलब कृषि योग्य भूमि जो होती है जिसमें हम कृषि कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों का जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसमें फैक्ट्रियां लगा दी गई है, तो बोए गए जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कृषि की जा सकती है उसमें कमी हो गई है, इसलिए हमारे खाद्य फसलों में कमी हो जाती है। रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी। रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका हम अधिक से अधिक प्रयोग कर देते हैं और जो मिट्टी की उर्वरता होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। फिर हमारा अक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जल क्रांति और लवणता की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। हम जो सिंचाई के गलत गलत तरीके अपनाते हैं उससे भी जल क्रांति, जल में कमी हो गई है और लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है ना, अब एक मिनट है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम जल स्तर गिर गया है, इससे कृषि लागत में वृद्धि हुई है। भूजल है उनका जो हम अधिक दोहन करते हैं, भूजल भूमि के जल का अधिक उपयोग कर लेते हैं, अनावश्यक उपयोग कर लेते हैं, उसी के कारण जो है अत्यधिक भूजल दोहन हो गया है और इससे भौम जल स्तर गिर गया है और इससे कृषि लागत में वृद्धि होती है। सिंचाई करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं, हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है पंपों के द्वारा। फिर अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव। अपर्याप्त भंडारण क्षमता मतलब कि कृषि तो हमने कर ली, फसल भी हमने उगा ली, लेकिन हमारे पास भंडारण नहीं है, उसको रखने की सुविधा नहीं है, पर्याप्त नहीं है और भंडारण की क्षमता नहीं है और बाजार का अभाव है, जहां हम बेचें वो बाजार घर से बहुत बहुत दूर है, तो इसके लिए परिवहन में भी खर्चा वर्चा करना पड़ता है। तो इसी के साथ हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि हमने पढ़ा था, अब हम अंतर बताएंगे। जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जीविका निर्वाह कृषि खेतों का आकार छोटा होता है, वाणिज्यिक कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। परंपरागत तकनीक का उपकरण का प्रयोग करके जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में नवीनतम तकनीक तथा औजारों का प्रयोग किया जाता है। जीविका निर्वाह कृषि में स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है, वाणिज्यिक कृषि में निर्यात करने के लिए उत्पादन किया जाता है। जीविका निर्वाह कृषि में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, फसलें लेना मतलब उगाया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में पर एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, उसी के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। फिर जीविका निर्वाह कृषि खाद्य फसलों की पैदावार पर बल दे दिया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में गन्ना, कपास, गेहूं, गन्ना जो चीनी मिल के लिए कच्चा माल है, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है और गेहूं का तो व्यापार होता ही रहता है, गेहूं की रोटियां तो सब खाते हैं। प्रश्न 6 से 11 वो अलग चीज है। तो आ जाइए, हम फोर्थ क्वेश्चन हो चुका हमारा, हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ना, चाय और कहवा का बीज वितरण मानचित्र पर दिखाइए। तो आप देख सकते हैं गन्ना जो है ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऐसा स्लैंट लाइन मतलब टेढ़ी लाइन की तिरछी लाइन खींची गई है, तो गन्ना जो है ऐसे गन्ना इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये यहाँ के क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटका। चाय जो है, चाय का तो चाय में ऐसे डॉट करके है यहाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यहाँ पे उसके नीचे, फिर उसके बाद यहाँ केरल और कर्नाटका के बीच कुछ राज्यों में और इधर तमिलनाडु के पास
फिर है हमारा कहवा। कहवा भी एक प्रकार की वो फसल है, क्या बोलते हैं उसके, वाणिज्यिक फसल है, रोपण फसल है बोले तो वो कहीं कहीं पे बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है इस जगह। ओ सॉरी, ये तो गन्ने का था, ये रहा यहाँ उल्टी जैसी तिरछी स्लैंट लाइन जो उगाई जा गई है उन क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो चाय की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो हम देख सकते हैं, अब हम जो हमारे जो आंसर है, जो वो वाले क्वेश्चन थे कि भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, तो ये सब अब हमें इसी टेबल में मिलेगा। एक मिनट, हाँ ये रहा। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे आराम से। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन था, चाय की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। रबर व मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। सब हम पढ़ेंगे लास्ट के टेबल में, जो बड़ी सी टेबल है उसमें। खेतों की गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त दशाओं का विवेचन कीजिए। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं, चना तथा चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। ये भी हमारा आ जाएगा उसी टेबल में। भारत में उगाई जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम बताइए। इनमें कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसकी उत्पादन विधि क्या है, नाम लिखिए। इसका आंसर है क्या, ये रहा कपास पटसन। 10th आंसर हमें इसी में मिलेगा। 10th क्वेश्चन का आंसर इसी टेबल में। कपास का उत्पादन किन किन राज्यों में हुआ है, यहाँ इधर जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी सीधी लाइन है, पटसन में ऐसे डॉट डॉट जैसी लाइन है, और जो रबर है इसमें ऐसे डॉट 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 करके बिल्कुल अलग ही है, पॉइंट पॉइंट व्यू। ठीक है, तो यही है। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, फिर बाद में आपको क्रॉप भी करना पड़ेगा। तो आ जाइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त दशाओं का वर्णन कीजिए। वो भी हमारा उसी टेबल में आ जाएगा। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। 10वां आंसर ये है, कपास, जूट और पटसन प्राकृतिक रेशम है। और दूसरे का आंसर रेशम है। कीट पालन के द्वारा रेशम के कीड़ों को कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विभिन्न फसलों के वितरण से संबंधित मानचित्रों का अध्ययन करें और अभ्यास करें। पाठ प्रश्न 6 से 11 तक के आंसर यहाँ है और 10वां आंसर यहाँ है। ठीक है, आप यही हमारा टेबल है। फिर इसी टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, मैंने ऐसा ही कर दिया है। तो सबसे पहले हम फसलों के नाम देखेंगे। कितनी तापमान में उगाया जाता है, फसल कौन सी फसल है, फसल का कौन सा प्रकार है, मतलब कि कैसी मृदा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, कौन से क्षेत्र है। तो देखिए सबसे पहला हमारा चाहिए, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। रोपण कृषि का फसल है। उत्तम जल निकासी वाली क्षेत्रों में वाली मृदा चाहिए, उसमें उगाई जाएगी। वर्षा की अधिक मात्रा होती है, 150 सेमी से 200 सेमी। सेमी मतलब सेंटीमीटर। फिर है उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए चाय को उगाने के लिए। इसके प्रमुख क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। फिर हमारा रबर, अगला है हमारा रबर। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। रोपण फसल है। वन मृदा मिट्टी चाहिए रबर के लिए। वर्षा 300 सेमी होनी चाहिए। सबसे अधिक वर्षा जो है हमारे रबर वाले में चाहिए, सबसे अधिक वर्षा। और जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, तभी अधिक वर्षा होगी। क्षेत्र केरल, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि। फिर हमारा अगला है मक्का। मक्का में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। खरीफ फसल है। जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। 50 सेमी से 100 सेमी वर्षा चाहिए और विभिन्न प्रकार की जलवायु, किसी भी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर हमारा गन्ना, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। खरीफ फसल है। जलोढ़ व काली मृदा में उगाया जाता है। 75 से 100 सेमी वर्षा की जरूरत होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु होती है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में के क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर हमारा चावल है। चावल 24 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। खरीफ फसल है जो कि जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर यही होता है, पैमाने पे नापा जाता है इसको। फिर हमारा जलवायु है उष्णकटिबंधीय। हमारी बुक में दिया हुआ होगा कि कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, जलवायु वाले चैप्टर में, जो कि हमारे सिलेबस से नहीं है, और उस चैप्टर से मैप आएंगे, लेकिन मैंने मैप आप लोगों को करवा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। हमने सारी मैप करी है क्लास 10 10वीं की, जो हमारे पेपर में आएंगे, सारे मैप करवाए हैं हमने। फिर हमारा पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम क्षेत्र में उगाया जाता है चावल। आ जाइए, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। फिर हमारा है कपास। कपास 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उगाया जाता है। खरीफ फसल है। काली व जलोढ़ मृदा में उगाया जा सकता है कपास। काली कपास मृदा भी कहा जाता है, काली मृदा को, क्योंकि उसमें कपास की खेती की जाती है। फिर हमारा वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। उष्ण व उपोष्ण जलवायु में उगाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब क्षेत्रों में उगाया जाता है। फिर हमारा गेहूं। गेहूं में 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। रबी फसल है, जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और राजस्थान इसके कुछ मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये भी मैंने आपको दिखाई दिया था। तो आ जाते हैं हम अपने होम पे। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। ये जो चैप्टर 4 कृषि जो है हमारा जियोग्राफी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई परेशानी या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दे, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। तो आ जाइए, हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं फिर, और हमारी अगले चैप्टर की वीडियो अभी जल्द ही आएगी।